बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश 3 T20 मैचेस की जो सीरीज थी, पाकिस्तान ने ये सीरीज अपने नाम की, क्लीन स्वीप किया अगेंस्ट बांग्लादेश। और लास्ट मैच में देखा कि जिस तरह की हारिस की परफॉर्मेंस रही, और मोहम्मद हारिस ने बताया कि जनाब ही गॉट सम टैलेंट। 107 रन की इनिंग्स खेली, 45 रन की साइम अयूब ने खेली। साहिबजादा फरहान दूसरे मैच में उनको चांस मिला, उन्होंने 74 रन की इनिंग्स खेली, और साइम अयूब ने इसमें से 45 रन की। और फखर जमान, चूंकि एक माइनर सी इंजरी थी जिसकी वजह से उनको रेस्ट करवाया गया, तो सवाल फैंस की जानिब से ये किया जा रहा था कि फखर जमान भी अगर होते तो उनको किस नंबर पर खिलाया जाता। इस सारी सूरत पर बात करनी है। ऑन द अदर हैंड, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, अब चूंकि बीच में कमोबेश 2 महीने का गैप है, पाकिस्तान में नेशनल क्रिकेट नहीं है अगर इंटरनेशनल की बात की जाए। इसके बाद बांग्लादेश खेलने जाना है, उनकी रिक्वेस्ट पर पीसीबी और बीसीबी के दरमियान ये मामला तय पाया गया। 3 T20 मैचेस जो हैं वो जुलाई में खेलने के लिए पाकिस्तान की टीम जो है वो बांग्लादेश जाएगी। और ये सारी सूरत। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने ये देखा कि वहाँ पर भी कुछ तब्दीलियाँ, कुछ रद्दबदल किया जा रहा है, अथॉरिटीज़ को चेंज किया जा रहा है। इस सारी सूरत पर बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद सईद साहब स्टूडियोज़ में, इसके साथ साथ अहमद कुरैशी ने भी हमें ज्वाइन किया है वाया जूम लिंक। आप दोनों को वेलकम कहता हूँ जी। अहमद सईद साहब, आपसे शुरू कर लेते हैं। दोनों से पूछूंगा इस सीरीज में क्या खोया क्या पाया हमने, क्योंकि जिस तरह का जश्न मनाया गया, जिस तरह की अप्रिसिएशन दी गई, नकवी साहब खुद स्टेडियम में मौजूद थे और कोच ने भी कह दिया कि जनाब पहली सीरीज थी और ये यादगार सीरीज रहेगी। पहला टास्क ऐसा कि उसमें अच्छा कर दिखाया, आगे भी अच्छे की उम्मीद। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने क्या खोने और क्या पाने की बात की है। सबसे पहली बात तो है कि आखिरकार हम सीरीज़ जीतने में कामयाब हुए हैं। तकरीबन 3 साल के बाद पाकिस्तान की टीम जो है वो होम सीरीज़ जीती है T20I में, और वो टीम जो नंबर 1 पे हुआ करती थी T20 में, वो अब नंबर 8 के ऊपर है। तो इस T20 सीरीज में हुआ यह है कि 8वें नंबर की टीम ने 10वें नंबर की टीम को जो है वो शिकस्त दी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का बेंचमार्क जो है वो वहाँ पर आ चुका है कि हम जब इस तरह की टीम के साथ खेलते हैं, और इन टीमों को क्लीन स्वीप करना हमारी रिवायत हुआ करता था। और जो बड़ी टीमें हैं, जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, उनकी जो अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें तो जब उनके पास बांग्लादेश या जिम्बाब्वे या इस तरह की टीमें आया करती थी तो वो उनको क्लीन स्वीप करके ही भेजा करती थी। तो क्लीन स्वीप करना जो है वो इस लिहाज से भी अच्छा है कि पाकिस्तान ने अपनी अथॉरिटी जो है वो स्टैम्प की है T20 क्रिकेट के अंदर। कुछ नाम नए हैं जिनको पाकिस्तान ने मौका दिया। साहिबजादा फरहान को कि उनका डेब्यू जो है 2017-18 में हो चुका था, लेकिन उन्होंने इंटरनेशनल सर्किट के अंदर पहली बार मनवाया है। और साहिबजादा फरहान की क्वालिटी ये है कि वो 30-35 करने वाले प्लेयर नहीं हैं। वो जब भी रन करते हैं वो 70-80 जो है वो माइंड में लेकर चलते हैं। उसके अलावा मोहम्मद हारिस एक ब्राइट हमारे पास प्रॉस्पेक्ट आए हैं। 107 रन की उन्होंने फातिहाना इनिंग्स खेली है तीसरे मैच के अंदर। और मोहम्मद हारिस ने उस मैच के बाद जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने सम अप किया है अपने इस पूरे सफ़र को। उन्होंने कहा है कि मैं आमतौर पर रैक शॉट्स मारकर आउट हो जाया करता था, लेकिन इस बार जो है मैंने ऐसा नहीं किया और मैंने पिच के ऊपर खड़े होकर लंबी इनिंग्स खेलने की कोशिश किया। हम भी अक्सर ये बात करते थे कि वो जब सेट नज़र आते हैं, जब उनके बैट के ऊपर बॉल आना शुरू होती है तो फिर वो कोई ऐसी अहमकाना शॉट मारते हैं और आउट हो जाते हैं। शुक्र है कि उन्होंने ये हरकत इस दफ़ा नहीं की है। जहाँ तक आपने ये बात की है कि हम किस चीज़ में बेहतर हो सकते थे, तो यकीनन कुछ नाम ऐसे हैं जो पाकिस्तान इस सीरीज़ के अंदर ट्राई कर सकता था। उनमें ज़ाहिर है हुसैन तलत एक नाम है जो काफ़ी अरसे से टीम के साथ हैं, वो रन भी कर रहे हैं डोमेस्टिक के अंदर भी, PSL भी वो अच्छा खेले हैं, उनको जो है मौका नहीं मिला है। इरफान खान न्याजी हैं जो पाकिस्तान की टीम के साथ तो हैं लेकिन पता नहीं कब परफॉर्म करेंगे, फिर भी वो साथ हैं। नसीम शाह हैं, पाकिस्तान की टीम के साथ हैं। अगर आपने इतना इन लड़कों को नहीं खिलाना था तो 16-17 का स्क्वाड रखने के बजाय बेहतर था कि आप 12-13 का स्क्वाड रखते। और फ्यूचर में भी जो आपके आनी है सीरीज, मतलब ये कब तक महफिल बाजियां और महफिल आराइयां जो हैं वो लगी रहेंगी, और 3-4 नाम जो है मुस्तकिल टीम के साथ खेलें या ना खेलें, वो टीम के साथ अटैच रहते हैं। इससे होता ही है कि उस प्लेयर का जो है वो वक्त ज़ाया होता है, और वो प्लेयर जो अपना कहीं पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बजाय वो इस तरह के टूर्स के अंदर जो है वक्त ज़ाया करते हैं। तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ये देखना होगा इस सर्किट के अंदर कि अगर आपने प्लेयर्स को नहीं आजमाना और आप जहनी तौर पर क्लियर हो चुके हैं कि आपने प्लेयर मार्क कर लिया जिनको आपने खिलाना है, तो इस तरह 3-4-7 प्लेयर साथ लेकर घूमने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अहमद कुरैशी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। अहमद साहब, वेलकम टू द शो। अहमद साहब, आपकी राय में इस सीरीज ने क्या खोया क्या पाया, क्योंकि हमने साहिबजादा फरहान को ट्राई कर लिया, मोहम्मद हारिस को भी चांस दे दिया, दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया। साइम अयूब की भी एक मैच में अच्छी इनिंग्स 45 रन की, और फखर जमान चूंकि माइनर इंजरी की वजह से बाहर थे, उनको भी अगर टीम में ले आए तो मेरे ख्याल कमोबेश यही वो स्क्वाड होगा, यही वो प्लेइंग 11 होगी जो हम वर्ल्ड कप तक लेके चलेंगे साथ। हमजा, इस सीरीज में पाकिस्तान ने 2 चीजें खोई हैं, एक तो बॉब्जी द किंग और दूसरा या तो विन वाला जुमला इस सीरीज में हमें नहीं मिला। पाने की जहां तक बात है तो ऑब्वियसली यंगस्टर्स की परफॉर्मेंसेस, और यंगस्टर्स की परफॉर्मेंसेस से ज्यादा यंगस्टर्स जिस इंटेंट के साथ, जिस माइंडसेट के साथ खेले हैं,
आई थिंक मेरे लिए सीरीज के रिजल्ट से ज्यादा वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जितनी भी तारीफ की जाए, जब मोहम्मद हारिस हो, साहबजादा फरहान एक मैच में चले, एक में नहीं चले, फिर भी जिस मैच में वो चले आउटस्टैंडिंग उन्होंने परफॉर्म किया। हसन नवाज, उसके अलावा अगर आप देखें तो बाकी प्लेयर्स की भी शानदार परफॉर्मेंस रही। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जहां पे थोड़ा बहुत अभी स्ट्रगल कर रही है वो थोड़ा सा स्पिन डिपार्टमेंट है। स्पिन में हमें महराम मुमताज या फिर सुफियान मुकीम को ट्राई करना पड़ेगा। कब तक प्लेयर्स के साथ शादाब खान की वजह से ज्यादती होती रहेगी। तो ओवरऑल अगर इस सीरीज को मैं देखता हूं तो मुझे बांग्लादेश को अगर हम क्रिकेटिंग नेशंस में देखें तो वो कोई टॉप क्रिकेटिंग नेशन तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के यंग प्लेयर्स ने बांग्लादेश के अगेंस्ट खेला है, आई थिंक कि ये वो इंटेंट है जिसकी हम 2.5-3 साल टीवी पे बैठ के सुबह शाम बात करते रहे और बात कर करके हम तंग आ गए थे। लेकिन जो हमारे सीनियर प्लेयर्स थे उन्होंने कोशिश नहीं की या उन्होंने जहमत नहीं की इंटेंट के साथ खेलने की या एग्रेशन के साथ खेलने की। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो यंग प्लेयर्स ने करके दिखाया और आई होप कि पाकिस्तान बड़ी टीम्स के अगेंस्ट भी खासतौर पे ओवरसीज कंडीशंस में भी इसी तरह से परफॉर्म करे और हमारे यंगस्टर्स मजीद से मजीद बेहतर परफॉर्म करते जाएं। अच्छा एम सही साहब, क्या लगता है जो मिडिल ऑर्डर का हमारा एक बरसों पुराना एक मसला चल रहा था, जब से अब्दुल रज़ाक, शाहिद अफरीदी ये लोग गए हैं, शुएब मलिक वगैरह, उसके बाद एक मिडिल ऑर्डर हमारा एक दर्द सर बना रहा है। अब हसन नवाज के आने से और मीनवाइल आगा भी हमने देखा कि नीचे ही खेले हैं, इनके आने से आपको लगता है कि एक सहारा मिल जाएगा और यही वो लोग हैं जिनको अभी मजीद ग्रूम करके अपना मिडिल ऑर्डर हम जो है वो मजीद स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले तो उस बंदे को दाद देनी होगी क्वेटा क्रिकेटर्स में जिसने हसन नवाज को यह मशवरा दिया था कि आप मिडिल ऑर्डर के अंदर आकर खेलें। और हसन नवाज चूंकि जब वो इनिंग ओपन करने आते हैं तो वहाँ बॉल स्विंग हो रहा होता है और हम उन्हें ले भी गए न्यूजीलैंड कंडीशंस के अंदर जहाँ पर सीमिंग कंडीशंस होती हैं, वहाँ पर उन्हें एक मैच के अंदर सेंचुरी स्कोर कर दी, बाकी मैच जो है वो 0 पर आउट होते रहे। तो बहुत ज़्यादा उनकी जो टेक्निक्स का मसला था वो भी वहाँ पर उभर कर सामने आया। लेकिन जब से वो मिडिल ऑर्डर में आए हैं, जब से उन्हें अब नंबर 4 नंबर 5 के स्पॉट के ऊपर आकर खेलना शुरू कर दिया है, हसन नवाज को यूं लग रहा है कि जैसे उनको वो मौका मिल गया है, वो अपॉर्चुनिटी मिल गई है अपने आप को अनलीश करने के लिए कि वहाँ पर जो है बॉल इतना स्पिन, इतना सीम भी नहीं हो रहा होता और उनको जो है वो अपने बैट खोलने का वहाँ पर मौका मिलता है। अच्छी बात यह है कि हसन नवाज ने इन मौके से फ़ायदा उठाया है। हम देखते ही रहे हैं कि नए लड़के टीम में आते थे तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की टीम में लंबे अरसे तक चलने की वजह भी ये रही है कि जो लड़के उनको रिप्लेस करने आते थे वो उस तरह से कंसिस्टेंट नहीं होते थे और वो उस अपॉर्चुनिटी से उस तरह फ़ायदा नहीं उठाते थे। तो लकीली हसन नवाज ने इस मौके से जो है वो फ़ायदा उठाया है और बिल्कुल ठीक निशानदही आपने की है कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर का जो मसला है वो हमें हल होता हुआ नजर आ रहा है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि इन लड़कों पर एतमाद किया जाए, इनके ऊपर ट्रस्ट किया जाए और जिस तरह इन लड़कों को बांग्लादेश और आयरलैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ खिलाया जा रहा है, इस तरह ही इन लड़कों को बड़ी टीमों के खिलाफ भी एक्सपोज किया जाए ताकि इनके एक्सपीरियंस के अंदर भी इजाफा हो और इनको ज़्यादा जो है वो सीखने को मिले। अब देखें, इस तरह एक और बात भी होना शुरू हो गई है कि सलमान अली आगा ने T20 की सीरीज जीती है तो अब ये कहा जा रहा है कि ODI की कप्तानी भी उन्हें दी जाएगी। आप मतलब बिल्कुल ये ठीक बात है कि एक अच्छा कप्तान अगर आपको मिल जाए तो आप को उसको लेकर चलना चाहिए, लेकिन ये कोई मुनासिब बात नहीं है कि आपने एक फॉर्मेट के कप्तान को उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में कामयाबी की बुनियाद पर दूसरे फॉर्मेट में ये वो तजर्बे हैं जो हम माजी में कर चुके हैं। तो मोहम्मद रिजवान को भी अभी हमने 2 सीरीज दी हैं, एक चैंपियंस ट्रॉफी का वो जो है वो इवेंट खेले हैं। मेरा ख्याल है कि ये भी बहुत मतलब गलत बात होती है, ये बहुत बड़ी ज्यादती होती है कि इस तरह से आप जो है वो प्लेयर्स को जो है वो निगलेक्ट करना शुरू कर दें। रिजवान आउट ऑफ फॉर्म हो जाए, रिजवान बुरी कप्तानी करना शुरू हो जाए तो यस उन्हें आप साइड पे कर दें, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बहुत कम टाइम है एक कप्तान को जज करने के। अच्छा अहमद कुरैशी साहब, आपको लगता है कि बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलमान आगा ने कप्तानी की है जो PCB मैनेजमेंट जो है ये गौर फिक्र करने लगी कि क्यों ना इनको ODI का कप्तान भी बना लिया जाए? देखें, मेरे ख्याल में तो जिस तरह की कप्तानी हमने 2.5-3 साल में देखी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, खासतौर पे बाबर आजम की कप्तानी, उससे तो बहुत बेहतर है और वो रिजल्ट भी ये शो करते हैं और रिजल्ट से ज्यादा खेलने का अंदाज भी ये शो करता है। ठीक है, मेरे ख्याल में अगर सलमान अली आगा को T20 के साथ वनडे की भी कप्तानी दी जाती है तो इसमें कोई ममानियत नहीं है, क्योंकि वाइट बॉल का यूजुअली कैप्टन अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में वो सिमिलर ही होता है। वनडे क्रिकेट तो खैर अब वैसे भी बहुत ज्यादा कम हो गई है, ज्यादातर T20 ही खेली जाती है। अगर रिजवान को अब ये देखना पड़ेगा कि वो जब वनडे टीम में कम बैक करते हैं तो वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंस इस काबिल होगी कि वो वनडे टीम में भी रह सकें, क्योंकि अभी तो जिस तरह की उनकी व्हाइट बॉल की थ्रू आउट रही है पिछले कुछ अर्से में परफॉर्मेंस, वो कोई
बहुत ज्यादा इतनी वेल अप्रिशिएटेबल नहीं है। तो मेरे ख्याल में कि अगर पीसीबी लॉन्ग टर्म का सोच रहा है और अगर इस तरह का कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो बेहतर है। हसन नवाज की बात हो रही थी, तो मेरे ख्याल में हसन नवाज की सारी जर्नी बिल्कुल मेरे सामने है। मेरे साथ वो कश्मीर लीग में था, रमजान टूर्नामेंट में उसको खेलते हुए देखा, उसको पिक किया गया। वहां पे वो बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था इमर्जिंग कैटेगरी में पिक होने के बाद। फिर उसके बाद पीएसएल में उसका कोई इतना अच्छा नहीं रहा, फौरन से वो पीएसएल में पिक हो गया था 2023 की। लेकिन उसके बाद हसन नवाज की जो मुझे एक चीज पसंद आई कि उसने अपनी जो गलतियां हैं उनसे सीखा, उन गलतियों को इम्प्रूव करने की कोशिश की, और उन गलतियों को अगर उसको बताया गया तो उसने उन गलतियों को सुना भी। तो हमारे यहाँ जो एक एक्सेप्टेंस वाला ट्रेंड खत्म हो चुका है, वो कहीं ना कहीं हसन नवाज में नजर आया कि जो मिस्टेक्स उसको बताई गई उसने सुनी, और उसमें हसन नवाज का ही फायदा हुआ। एग्जैक्टली उसमें हसन नवाज का ही फायदा, और ये दीगर के लिए भी एक एग्जांपल है कि अगर आप अपनी गलतियों से सीखेंगे तो आपका अपना फायदा है। हसन अली की सूरत में भी हमारे पास एक एग्जांपल है कि वो टीम से बाहर हुए, एनसीए में उन्होंने रगड़ा खाया और ये सारी सूरत के बाद ऐसा किया कि जनाब वो फिर आज मेमोरेबल उनका कमबैक हुआ अगेंस्ट बांग्लादेश। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा कंटिन्यू करते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट पर बात करनी कि हमने दूसरे मैच में 8 बॉलर यूज किए, तीसरे मैच में 7 बॉलर यूज किए। तो इस पर माइक हसन का क्या स्टेटमेंट, उस पर बात करते हैं एक ब्रेक के वास्ते। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। आपने देखा पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया अगेंस्ट बांग्लादेश टी20 सीरीज में, और उसमें हमने क्या खोया क्या पाया, इस पर बातचीत जारी थी। और कप्तानी की बात की गई। इससे पहले दोनों अहमद साहिबान जो कह रहे थे कि सलमान अली आगा, एक ने कहा कि उनको फौरी तौर पर ओडीआई पर रिप्लेस नहीं करना चाहिए, एक ने कहा कि कर लेना चाहिए, उनमें इतने गट्स हैं कि वो ओडीआई टीम भी लीड कर सकते हैं। तो अहमद सईद साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे कप्तानी को? सलमान अली आगा की पहली बात तो ये है कि इट्स टू अर्ली कि हम सलमान अली आगा को जज करना शुरू कर दें। अभी वो सिर्फ 2 सीरीज खेले हैं। मैं सलमान अली आगा का बतौर प्लेयर बहुत बड़ा मद्दाह हूँ। खास तौर पर मैं उनकी जिस क्वालिटी को अप्रिशिएट करता हूँ वो ये है कि वो ना सिर्फ ओडीआई और टी20 के साथ साथ टेस्ट क्रिकेट को भी बहुत अच्छी तरह और बहुत संजीदगी से खेलते हैं। और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के अंदर भी जाकर उन्होंने मुश्किल वक्त के अंदर पाकिस्तान को जो है वो रन बनाकर दिए थे। तो गट्सी प्लेयर हैं, बहुत एक अच्छा करैक्टर हैं, गुफ्तगू भी बहुत शानदार करते हैं, मामलात को टैकल करना भी बहुत अच्छा उन्हें आता है। लेकिन पॉइंट ये है कि लगता ही है कि शायद उन्हें चेयरमैन पीसीबी का एतमाद भी उस तरह से हासिल हो चुका है जिसकी बुनियाद पर जो है वो अब ये कहा जा रहा है कि वो दूसरे फॉर्मेट के अंदर आएंगे। और अगर आपको बुरा ना लगे तो मुझे ये कहने दीजिए कि सलमान अली आगा भी शायद कहीं ना कहीं चेयरमैन के यस मैन लगते हैं कि उनकी हर बात जो है वो मानी जा रही है। होता असल में ये है कि मतलब जब चेयरमैन जिस तरह से हमारे यहाँ सियासी तकर्रियाँ होती हैं पीसीबी में, तो चेयरमैन को जब भी कोई ना कोई अपना काम करवाना होता है टीम के अंदर, तो वो डायरेक्ट फिर कप्तान से ही जो है मुशावरत की जाती है ऐसे मौके पे अंदर। तो उसके लिए जरूरी है कप्तान को भी स्ट्रेंथन किया जाए। तो सलमान अली आगा अगर और सलमान को अगर आपने जज करना है तो उसको फिर 6 महीने बाद जज कीजिएगा, जब वो आयरलैंड, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की सीरीजें खेलने के बाद बड़ी टीमों का अगेंस्ट खेलेंगे, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। अगर वो जी हाँ, वेस्ट इंडीज के अंदर पाकिस्तान को सीरीज खेलनी है, उससे पहले फ्लोरिडा में 3 टी20 खेलने हैं पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज से। तो अगर सलमान अली आगा और माइक हैसन का ये जो प्लान है, इसको अगर आपने जज करना है, इसके नताइज बरामद होते हुए देखने हैं, और आपने अगर ये देखना है कि ये लोग कितने ईमानदार हैं अपने स्ट्रेटेजी बनाने के अंदर, तो जरा वेट कर ले। 6 महीने के अंदर ये बात सामने। और मैं चाहूंगा कि ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फ्लरिश करे। मैं चाहूंगा कि ये जो फार्मूला लेकर आ रहे हैं वो चल जाए। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह, अल्लाह करे। अहमद कुरैशी साहब, बैटिंग की तो हमने बात की, बॉलिंग में बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। आपने स्पिन डिपार्टमेंट की बात की। एक टाइम था कि हमें लैंड ऑफ पेसर्स कहा जाता था, बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ हुआ करती थी। टॉस जीतकर हम फौरी जो थे वो बैटिंग करते थे, क्योंकि हमें बॉलिंग पर एतमाद था कि जितने भी रन बनाएंगे उनको हमारे बॉलर जो है वो डिफेंड करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, एक ऐसी डिप आई कि हमारे बॉलर्स की ऐसी धुलाई शुरू हुई कि जनाब हर ओवर में टी20 फॉर्मेट में ले लिया जाए तो 25-26 रन एक मामूल बन गया। और ओडीआईज में बात कीजिए तो 90-95 रन पड़ने लग गए अपना कोटा पूरा करते करते। तो अब कल और परसों मैचेस हमने देखा, ये सेकंड और थर्ड मैच में 8 बॉलर यूज किए, फिर 7 बॉलर्स यूज किए। माइक हैसन कहते हैं कि जनाब हमने मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमाए हैं, जरूरत के मुताबिक बैटिंग लाइन और बॉलिंग में अपनी कारकर्दगी जांची है। तो ये उसी सारे प्रोसीजर के तहत ये इतने ज्यादा बॉलर्स ट्राई किए, किसी से 1 ओवर, किसी से 2 ओवर। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने कहा है उसी प्लान के ऊपर एग्जीक्यूशन करने की उन्होंने कोशिश की है। क्योंकि देखें हमजा, जब बांग्लादेश या छोटी टीम्स के अगेंस्ट आप खेल रहे होते हैं तो आपके पास जो मार्जिन होता है ना एक्सपेरिमेंट्स करने का, वो बहुत ज्यादा होता है, रादर देन कि आप किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट एक्सपेरिमेंट्स करें, वो भी तब जब ऑलरेडी आप न्यूजीलैंड से
4-1 से हार चुके हों। सो आई थिंक ये जो एक कॉम्बिनेशन ट्राई करने की कोशिश की है, ये एक अच्छा माइंडसेट है। और देखा जाए तो माइक हैसन उसी माइंडसेट के साथ पाकिस्तान की टीम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस माइंडसेट के साथ वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को चलाते रहे हैं। और उसी तरह की कुछ जो बॉडी लैंग्वेज है या जो बातें हैं वो सलमान अली आगा की भी नजर आती हैं कि वो भी उस चीज से एग्री करते हैं, जो पाकिस्तान की टीम का एक खेलने का अंदाज है उसको बदला जाए और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आई जाए। मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा। अहमद सईद साहब ने कहा कि सलमान अली आगा चेयरमैन पीसीबी के यस मैन लगते हैं, तो चेयरमैन पीसीबी का नो मैन आया कब था पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, और अगर कोई नो मैन होगा तो उसको क्या टिकने दिया जाएगा। तो आई थिंक बाबर आजम हो या बाकी सारे हो, हमने जो जितनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का लोएस्ट देखा है, उसके बाद कोई यस मैन आता है या नो मैन आता है। हमारा बेसिक कंसर्न ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एटलीस्ट हमें ये बात, अगर हम तीनों बात करें ना इस हवाले से, तो हम तीनों को कहीं ना कहीं होगा कि सलमान अली आगा की जो एज ए कैप्टन बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरीके से उसने टीम को लीड किया है, इट वाज क्वाइट बेटर देन बाबर आजम एंड ऑब्वियसली रिजवान एज वेल। ये मेरी एक अपनी सोच हो सकता है आप लोग भी इससे एग्री करें। तो बाकी पाकिस्तान क्रिकेट का मैं खुद इस चीज के ऊपर बिलीव करता हूँ कि बांग्लादेश के अगेंस्ट जो रिजल्ट्स आए हैं उस पर हमें ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। हमारा जो असल्ट है वो फॉरेन कंट्रीज के अगेंस्ट फॉरेन कंडीशंस में पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं। मेरे लिए ये सीरीज जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो यंग प्लेयर्स है वो किस इंटेंट के साथ और माइंडसेट के साथ खेले हैं, तो वो मेरे लिए एक बायसे खुशी है और मेरे लिए काफी हद तक सेटिस्फैक्टरी है कि जो यंग प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। अच्छा एमसी साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात हो रही है, मैं इस पे थोड़ा सा अगर ऐड कर दूं, मुझे मतलब जो ट्रेडिशनल क्लासिकल मानों में यंग प्लेयर्स होते हैं उनमें से तो कोई ऐसा मुझे लड़का नजर नहीं आया पाकिस्तान की टीम में जो यंग। हसन अली यंग नहीं है, हसन अली कम बैक हो रहा है। साहबजादा यंग नहीं है, साहबजादा का भी कम बैक हो रहा है। यंग प्लेयर एक हसन नवाज था जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि उसने अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आपने यंग प्लेयर खिलाना होता तो आप सुफियान मुकीम को चांस देते, आप फैसल अकरम को चांस देते, आप मिरान मुमताज को चांस देते। और जिस तरह की टीम आपके सामने है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की टीम दोबारा पाकिस्तान आएगी। इतनी कमज़ोर टीम दोबारा अगर पाकिस्तान आएगी तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को ये हुआ। असल में ये है कि जब हमें बांग्लादेश की टीम भी आके टेस्ट में क्लीन स्वीप कर गई 2 टेस्ट मैचों के सीरीज में, तो जो उर्दू का मुहावरा है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो पाकिस्तान को तो फिर डर लग गया कि अगर हमें खुदा न खास्ता यहाँ पर भी एक क्लीन स्वीप करते हैं, और ये वो फॉर्मेट है जिसको हम ये दावा करते हैं हम कि ये हमारा सबसे बेहतर फॉर्मेट है, जिसको हम सबसे बेहतर खेलते हैं। हालांकि उसमें भी हम पिछले 1.5 सालों में जो 35 T20 खेले उनमें सिर्फ 13 मैचेस ही हम जीतने में कामयाब हुए हैं। तो होना असल में ये चाहिए था कि अगर तो यंग आपने खिलाने थे तो फिर इन लड़कों का चांस देते। लड़के तो सारे वही हैं जो पिछले अरसे से खेलते आ रहे हैं। ये अपनी नाकिस कारकर्दगी की वजह से या फिटनेस मसाइल की वजह से टीम से बाहर हुए थे और फिर ये वापस आए हैं, तो उनमें से 1-2 लड़के जो है परफॉर्म कर गए। चलिए अच्छी बात है कि ये परफॉर्म कर गए हैं। साइम अयूब भी अब उस कैटेगरी में नहीं आते कि जिस तरह से आप गो के साइम अभी यंग हैं, कम मैचेस खेले हैं, लेकिन आप उस तरह से ये नहीं कह सकते कि बांग्लादेश की टीम आए तो फिर आप साइम को खिला दें। साइम हमारी टीम का प्रॉपर हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लीजिए, चूंकि आपने यंग की बात की, तो आपको पता है ना पिछले 1.5 साल में T20 क्रिकेट में पाकिस्तान ने पावर प्ले में 6 बार 60 या उससे ज्यादा रन बनाए। ये स्टैट्स कह रहे हैं। अहमद कुरैशी साहब, बेहतरी तो आई है डेफिनेटली, और इन्हीं पर हम अगर रिलाई करेंगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। प्लस जब हमने बाबर को टेस्ट सीरीज में ड्रॉप किया तब भी 3 साल के बाद हम कोई सीरीज पाकिस्तान के होम ग्राउंड में जीते, और यही 3 का हिस्सा, यही जो 3 का फिगर है वो T20 में भी है। 3 साल के बाद जब बाबर को ड्रॉप किया T20 में तो हम जनाब ये सीरीज अपनी जीते हैं। तो मेरा ख्याल बाबर आजम जो है वो डेफिनेटली ये स्टैट देख रहे होंगे कि शायद मैं ही वो था। वो अगर आप एक्सप्लेन कर देते तो ज्यादा बेहतर होता। वो पता नहीं क्या आपकी ये बात। देखिए, बिल्कुल बाबर आजम और रिजवान की जो जोड़ी है, नो डाउट उन्होंने हमें अचीव भी कराया। खासतौर पे इंडिया को अगर अभी तक हमने एक दफा T20 वर्ल्ड कप में हराया है तो उसमें जो उनका क्रेडिट है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन देखिए कि बाबर और रिजवान को जिस तरह से कंसिस्टेंट चांसेस मिले हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से किसी भी प्लेयर को मिले होंगे माजी में। और जहां तक बात आती है यंग प्लेयर्स की, तो यंग प्लेयर से मुराद अगर आप बाबर आजम और रिजवान के कंपैरिजन में उनका एक्सपीरियंस रखेंगे, चाहे वो हारिस हो, सैम हो या हसन नवाज वगैरह, इवन साहबजादा फरहान हो इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो वो ऑब्वियसली बहुत यंग लगेंगे आपको। तो मैंने यंग प्लेयर्स उस कॉन्टेक्स्ट में कहा था। और बहरहाल जो भी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक अच्छी बात थी। और बांग्लादेश के खिलाफ जो परफॉर्मेंस है, आई थिंक
इससे ये एक समझ सकते हैं हम कि एक बेस है, इस पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम आगे जाके मजीद भी इम्प्रूव कर सकती है। मेरे ख्याल में जो स्टैट्स बताते हैं हमें, वो स्टैट्स बिल्कुल क्लियर और कट ये बताते हैं कि हम कितना ज़्यादा डिपेंडेंट रहे बाबर और रिजवान पे, और किस तरह से हम अफेक्ट हुए हैं उन पे डिपेंडेंट रहने की वजह से। सो आई थिंक ये बड़ा एक गट्सी डिसीजन भी था बाबर रिजवान को T20 से बाहर करना, खासतौर पे जब आपने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 4-1 से हारे हों। और मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं पीसीबी शायद खुद भी ये समझ गया है आपके जो एक्चुअल मर्ज है वो क्या है, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें पिछले 2.5-3 साल में आपके पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंसेस की वजह से चेयरमैन बदलते रहे, चीफ सेलेक्टर बदलते रहे, सिलेक्शन कमेटीज बदलती रहीं, उसके अलावा आपके कोचिंग स्टाफ वगैरह बदलते रहे। नहीं बदले तो हमने ये प्लेयर नहीं बदले, तो इसका मतलब यह है कि जो सर दर्द का इलाज है वो पाँव पे पट्टी बांध के करता है पिछले 2.5-3 साल तक। तो अब जाके लगता है कि चलो फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट ये स्टेप लेना पड़ा, और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर स्टेप हुआ। अब बाबर की चूंकि बात हो रही है, तो अहमद सईद साहब, पीसीबी ने व्हाइट बॉल के टॉप परफॉर्मर को 3, 4 और 5 जून को लाहौर में तलब कर लिया। उसमें बाबर आजम भी हैं, उस्मान खान भी हैं, और ये दीगर नाम अब्दुल्ला शफीक, हैदर अली, इसमें एक नाम ख्वाजा नाफे आ गया, सुफियान मुकीम आ गया, अली रजा को भी तलब कर लिया। तो ये पर्पस क्या हो सकता है? मेरा ख्याल आगे वैसे तो कोई ओडीआई सीरीज भी नहीं है सच। देखें इस वक्त जो विंडो चल रही है उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान को तो क्रिकेट नहीं खेलनी है, दुनिया जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की तैयारी कर रही है, और हमने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज रखी हुई थी यहाँ पे। इसमें एक तो पॉजिटिव बात ये हुई है कि बांग्लादेश के बोर्ड ने ही रिक्वेस्ट करके एक सीरीज जो पहले से प्लान नहीं थी, और उसका उन्होंने ग्रीन सिग्नल हमें दे दिया। 20 जुलाई से पाकिस्तान की 20, 22 और 24 जुलाई को मैचेस खेले जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान की टीम जो है वो ट्रैवल करेगी यूएस के लिए, जहां पर वेस्ट इंडीज़ से 3 T20 और फिर वेस्ट इंडीज़ जाएगी, जहां पर वेस्ट इंडीज़ में ही 3 ODI मैचेस खेले जाएंगे। तो इस दरमियान का जो वक्फा है उसमें इन प्लेयर्स को तलब किया गया है। 22 खिलाड़ियों के फहरिस्त जो है वो जारी की है पीसीबी ने, और ये 3 दिन का जो कैंप है उसमें 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर इन कैंप्स को रखा जाएगा। सीनियर प्लेयर्स को ये कहा गया कि वो हर ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और उनके साथ जो है वो काम करेंगे। ये इसका बुनियादी मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि नए कोच माइक हेसन जो है वो आए हैं, उनको अपने रिसोर्सेज का पता भी चलेगा, और उनको जो है ये पता चलेगा कि कौन कौन सा प्लेयर जो है वो किस किस फॉर्मेट में इस्तेमाल हो सकता है। तो दिखाई ये दे रहा है कि इस पूरे 1 महीने को जो है वो उस बिल्डअप प्रोसेस के लिए तैयार किया जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और इसमें से जो प्लेयर निकल कर आएंगे ये 1 महीना फैसला कर देगा कि पाकिस्तान क्रिकेट में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी का क्या मुस्तकबिल है। बज़ाहिर ये लगता है कि T20 टीम में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान में से अगर किसी को रखना ही पड़ा स्टेबिलिटी फराहम करने के लिए, तो ज़्यादा इम्कानात यही है कि बाबर आजम को चांस दिया जाएगा बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि वहां पर आमतौर पर स्पिन ट्रैक होते हैं, और शाहीन अफरीदी भी हो सकता है कि हमें बांग्लादेश के टूर में जाते हुए टीम के साथ दिखाई दें। ये 2 प्लेयर तो ऐसे हैं कि जो हमें वॉक इन करते हुए नजर आएंगे पाकिस्तान की टीम में। गो कि मैं ही पहला आदमी था जिसने ये कहा था कि बाबर आजम जो है वो ड्रॉप हो जाएंगे T20 टीम से, और एशिया कप में यकीनन वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि लॉन्गर जो टर्म्स के अंदर हम देखें तो जब सलमान अली आगा आए थे न्यूजीलैंड के सीरीज से कबल, तो उस वक्त नेशनल सिलेक्शन कमेटी के साथ जो उनकी निगोशिएशन हुई थी और जो बातचीत उनकी हुई थी, मैं ये अंदर की बात आपको बता दूं, उसी वक्त ही ये डिसाइड हो गया था कि बाबर आजम T20 में पाकिस्तान के प्लान का हिस्सा नहीं है। तो न्यूजीलैंड के सीरीज में आपको पता है कि रिजवान टीम के साथ नहीं थे, बाबर थे, उनको आखिरी चांस दिया गया था। और अब ये जो 1-1.5 महीने का एक प्रोसेस आया है उसमें ये डिसाइड हो जाएगा कि हमारे T20 क्रिकेट और ODI क्रिकेट का फ्यूचर क्या है और कौन कौन से प्लेयर हिस्सा लेंगे। ठीक है जी, इस पर फर्दर भी अपने कल के शो में बात करेंगे। अहमद कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्र। कल आपको फिर से थोड़ी सी तकलीफ देंगे, शो में आएंगे, और जो हमारे रीजनल और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में कुछ तब्दीलियां आ रही हैं उस पर बात करना बड़ा जरूरी है। कल के शो में बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।